नमस्कार, एक मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। हमेशा की तरह एक बार फिर आज हम स्टूडियो में हाजिर हैं एक शख्सियत के साथ जिनका नाम है डॉक्टर करुणा सागर, जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं। 1991 बैच के तमिलनाडु कैडर के आप आईपीएस हैं। उनसे हम आज आपको रूबरू कराते हैं, उनके अनुभव जानते हैं और उनके द्वारा लोगों की कोरोना के समय में की गई मदद और उनके अवार्ड्स जो हमें प्रेरित करेंगे उसके बारे में जानेंगे। उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पल जो बेहद खूबसूरत हैं उनको समझेंगे। वो बड़ा संघर्ष जिसको करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। डॉक्टर करुणा सागर जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद। एक आईपीएस अधिकारी बनने में वक्त लगता है लंबा जी। सबसे पहले तो उस विचार को जानना चाहेंगे जिसने आपको आईपीएस अधिकारी बनने के लिए मजबूर किया। देखिए, अगर इसकी बात करें तो एक लंबी कहानी होगी। जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा गांव के स्कूल में पढ़ाई करके, उसके बाद पटना में। और जब पटना में हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय हमारे दिमाग में ये बात आई कि एक आईपीएस अधिकारी की बहुत समाज में ज़रूरत है और बहुत अहमियत है। तो उस इंस्पिरेशन को लेके और उसके बाद 10th के बाद +2 में सब्जेक्ट चूज़ करना, फिर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चूज़ करना और आगे जो पढ़ाई की हमने, ये सब सोच के किया कि हमें एक आईपीएस अधिकारी बनना है। तो आपने स्वतः ये चयन किया या पिताश्री के जरिए ये बताया गया कि इस रास्ते पर आपको चल कर जाना? नहीं, ये मेरा खुद का डिसीजन था, खुद की चॉइस थी। और मेरा मैट्रिक में, उस ज़माने में मैट्रिक होता था, तो बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था और उस ग्रुप में हम स्कूल में टॉप किए थे। तो उसके बाद लॉजिकल ये होता है कि आप डॉक्टर बन जाइए, लेकिन मुझे बनना नहीं था। तो हमने उसके बाद पटना कॉलेज में एडमिशन लिया, जो एक आर्ट्स का कॉलेज है, क्योंकि उस ज़माने में ये धारणा थी कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से करते हैं, खासकर हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं, तो यूपीएससी में जाने के रास्ते खुल जाते हैं। तो उस समय से ही हमने 10th के बाद ही डिसाइड कर लिया था। जी। आईपीएस अधिकारी बनने के बाद जो वर्दी पहनी आपने, पहला विचार क्या आया? देखिए, पहला विचार मेरे दिमाग में आया कि अब हम जहाँ भी काम करेंगे वहाँ पर कानून का बोलबाला होगा और जो कमज़ोर वर्ग है, चाहे वो जिस तरह से समाज के जिस आयाम में कमज़ोर है, उसको हम शक्ति प्रदान करेंगे। और ये कानून, शक्ति प्रदान करना और एक सेवा की भावना, ये हमें शुरू से प्रेरित करते आई है और आज भी मेरे जज्बे में है। ये भी समझना चाहेंगे, चूँकि पुलिस रिफॉर्म्स की कई बार बात की जाती है और कई लोगों ने कोशिश की, इसके लिए कई कमेटियाँ भी बनी कि हम उसमें सुधार करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे आवासों में रह रहे हैं जो टपकते हैं और उन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई, खाने को लेकर भी शिकायतें दर्ज कराई। लेकिन क्या वजह रही कि ये उतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाया और ये कमेटियाँ ठंडे बस्ते में चली गई, वो बात भी ठंडे बस्ते में चली गई? क्या कोई प्रयास इसके लिए किए जा रहे हैं? इसके लिए बहुत लोग प्रयासरत हैं और कोशिश हो रही है। और आप जैसे बता रहे हैं तो मैं अपने ही एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब हमने सर्विस ज्वाइन की थी 91 बैच में और आज जब हम 2022 में हैं, तो एक आमूल चूल परिवर्तन आया है पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर में, पुलिस के मॉडर्नाइजेशन में, पुलिस पे जो खर्चे हो रहे हैं और उस समय जो हमारी तकनीकी स्तर था और आज जो तकनीकी स्तर है उसमें बहुत परिवर्तन आया है। आपने हाल के समय देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे हेड होते हैं पुलिस के, उनका कार्यकाल 2 साल का कर दिया है, वो भी अब सब सरकारें मान रही हैं। तो ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन हुआ है और भी परिवर्तन की गुंजाइश है। जी, अगर हम देखा जाए तो अच्छे बेहतर पुलिसकर्मी जो होते हैं वो हमेशा शोभा बढ़ाते हैं वर्दी की, लेकिन कुछ दागी लोग उसको ख़राब कर देते हैं। ऐसे अधिकारियों से निपटने के लिए क्या प्लान तैयार किया गया है और कैसे निपटा जाता है? क्योंकि आप लोग बड़ी मेहनत के साथ एक क्लोजनेस लाते हैं पब्लिक के साथ अपनी,
और एक रूल्स को फॉलो करते हैं, एक शपथ लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी आते हैं जो आप लोगों की उस मेहनत को ख़राब करते हैं, तो इनसे कैसे निपटा जा रहा है? और वर्तमान में और पहले के दौर में कुछ फ़र्क आया है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि आप समाज का कोई भी वर्ग ले लीजिए, उसमें हर आदमी आपको एक ही स्तर का तो मिलेगा नहीं। तो हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी इंटरनल विजिलेंस सिस्टम है, कानून है, और विजिलेंस की जो व्यवस्था है उस पर जब भी इस तरह की कोई बातें होती हैं तो उसकी उचित कार्रवाई होती है, और कोशिश किया जाता है कि हमारी छवि बिल्कुल बेदाग रहे। और इसीलिए हम ये कहते हैं, आप छवि की बात कर रहे हैं, कि आज भी पुलिस इंसान की समाज में एक लास्ट होप है। जब भी आदमी कहीं मुश्किल में पड़ता है तो वो पुलिस को याद करता है। तो अभी भी हमारी विश्वसनीयता है, इसमें कोई कमी नहीं आई है। लैटरल एंट्री के बारे में तो आप जानते ही हैं जी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये कितनी फ़ायदेमंद है या फिर ये डिमोरलाइज करती है लोगों को? लैटरल एंट्री कोई नई चीज़ नहीं है। आप समझिए कि 1950s से देखिए तो लैटरल एंट्रीज होते रही है। विभिन्न विभागों में बाहर के लोग आते रहे हैं अपने अपने टैलेंट के हिसाब से और उनकी जो एक्सपर्टीज़ है उसके हिसाब से। तो ये कोई ख़ास बात नहीं है, और इससे अच्छा होता है कि एक इंटरनल चैलेंज भी बनता है। जी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे तो नहीं हैं कि जिनको लगता हो कि नहीं ये ठीक गलत है, ये सही है? सही किस मायने में है? मुझे यही सही लगता है कि जैसे बहुत सारा जो काम होता है उसमें टेक्निकल इनपुट बहुत होता है, और हो सकता है कि एक अधिकारी के पास वो टेक्निकल इनपुट नहीं हो, और अगर लैटरल एंट्री से उस कमी को पूरी की जा रही है तो इसमें कोई गलती नहीं है। और आज देखिए एज है, खासकर पुलिस में भी इस समय न्यू एज क्राइम पे हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं, रोज ही देखते होंगे साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड्स और जिस तरह से हो रहे हैं, और जिस तरह से बाउंड्रीलेस क्राइम है। तो इसको लड़ने के लिए भी एक खास तरह के लोग और एक खास तरह की विधि व्यवस्था की ज़रूरत है। तो ये सब कमियां कई बार लैटरल एंट्री से दूर होती हैं। लेकिन कैसे निपट रहे? चूँकि बहुत हाईटेक हो चुके हैं लोग, अपराधी भी उतने ही हाईटेक होते जा रहे हैं। क्राइम का रेशियो आप देखिए कम हुआ या बढ़ता है, ये उतार चढ़ाव तो हम देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आप देश के सामने क्या मानते हैं पुलिस अधिकारी के तौर पर? देखिए, अगर चुनौतियां गिनाने लगे तो बहुत बड़ी चुनौती क्या है। मानते हैं? हाँ। जैसे अभी हमने न्यू एज क्राइम की बात की, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसका आम जनता के साथ भी संबंध है, और उसका जो हमारे देश के विरोधी ताकतें हैं वो भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों तरह से लड़ाई है। उसके अलावा जो हमारी जो समस्याएं हैं, जहाँ जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, वो तो हैं, और वहाँ पर पुलिस सक्षम होकर काम कर रही है। तो न्यू एज क्राइम हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, और उसके लिए सरकार के तरफ से बहुत ही जागरूकता है, और हमारा जो मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, सभी राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा। क्या वजह मानते हैं, बड़ी वजह क्या है, क्यों न्यू एज क्राइम बढ़ रहा है? टेक्नोलॉजी इतना रीच इसका इतना बड़ा है कि फेसलेस क्राइम है, बॉर्डरलेस क्राइम है। कोई कहीं भी दुनिया के किसी कोने में बैठकर और कहीं भी क्राइम कर सकता है। तो उसको ट्रेस करना, उसमें जो लॉस हुआ है उसको बचाना, उसको वहाँ से लाना, उसको प्रोसिक्यूट करना, ये सब अपने आप में चैलेंजेस हैं। हम बात कर लें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम उम्र में गुनाह कर देते हैं या गुनाह हो जाता है, उनको लेकर बहुत सारे ऐसे केसेस जो पेंडिंग पड़े रहते हैं और वो लंबे समय से जेल में बंद रहते हैं। उनके लिए भी कुछ प्रयास ऐसे किए जा रहे हैं ताकि उनके मेंटल लेवल को ठीक किया जा सके और वो छूट सकें? देखिए, हमारे यहाँ जुवेनाइल जस्टिस का एक अलग डिपार्टमेंट है, और आप जैसे कह रहे हैं ना कि जो जुवेनाइल जो क्राइम करते हैं तो वो जेल नहीं जाते हैं। आपने महसूस किया होगा एक कि पहली बात तो उनका नाम या उनका फोटो पब्लिक भी नहीं किया जाता है, उनको एनोनिमस रखा जाता है, और उनका जो जुवेनाइल रिफॉर्म्स होम्स हैं वहाँ पर रखा जाता है, जहाँ पर ये पूरी कोशिश होती है कि उसकी मानसिकता को बदला जाए, उसको शिक्षा दी जाए, और उसको एक जागरूक, एक समक्ष
एक मजबूत नागरिक बनाने की कोशिश की जाए। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह की चीज़ें हैं, एक बचपन से गुजरता है व्यक्ति, फिर युवा अवस्था में आता है, तो आज अगर आप पलट कर पीछे देखते हैं तो बचपन की यादें आपको ज़्यादा विचलित करती हैं या युवावस्था आपको ज़्यादा बेचैन करता है? कौन सी चीज़ ऐसी जिनके ऐसे क्षण हैं जिन्हें आप याद करके गुदगुदाते हैं, वो आपको पल, उसमें आप मुस्कुराते हैं अकेले में बैठकर, या उनको शेयर करना चाहते हैं? देखिए, मेरा बचपन भी बड़ा इनोसेंट बचपन था जी। वो गिल्ली डंडे का ज़माना था, बागीचे में खेलने का, डोल पत्ता खेलने का ज़माना था। आज की तरह कंप्यूटर और गेम्स और इस जो बच्चे अपने कमरे में करते हैं वो सब था नहीं। मतलब जब भी अगर खेलने का मतलब है घर से बाहर जाना, तो एक बहुत ही इनोसेंट, बहुत अच्छा समय रहा। मेरा विद्यार्थी जीवन बहुत अच्छा रहा और पढ़ाई बहुत अच्छी हुई, दोस्त बड़े अच्छे बने, और हमारे जो शिक्षक थे, खासकर लोयला स्कूल जहाँ हमने पढ़ाई की और हंसराज कॉलेज जहाँ हमने पढ़ाई की, तो ऐसे शिक्षक थे जिनसे मेरा संबंध आज तक बना हुआ है और हम सुख दुख में एक दूसरे के अभी भी शामिल होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मेरा बचपन और मेरी जो पढ़ाई का समय था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और उसने हमारी ज़िंदगी के फॉर्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और उसके बाद जब नौकरी में आ गए तो एक अलग फॉर्म था, और नौकरी में भी रोल आपके बदलते रहते हैं। जब आप एएसपी होते हैं, एसपी होते हैं, तो आपके काम करने का तरीका कुछ और होता है। जब आप डीआईजी, आईजी होते हैं तो तरीका कुछ और होता है। हमने सिटी पुलिसिंग में काफ़ी काम किया, चेन्नई सिटी पुलिस में हमने कई साल गुजारे, और मेट्रोपॉलिटन पुलिसिंग की अपना तरीका है। तो एक इंटरेस्टिंग फेज रहा है। नई नई चीज़ें, नई नई चुनौतियाँ, देश भी देखने को मिलता है कि देश में कितने वेरियस लोग हैं, अलग अलग तरह की विविधताएं हैं। तो जब आप अलग अलग दौर पर गए तो कैसे निपटते थे आप? लोगों की भाषा को कैसे समझते थे? इंटरेक्शन लोगों से कैसे करते थे? क्योंकि पुलिस को एक क्लोजनेस भी लोगों से बनानी पड़ती ताकि उनके साथ आपका एक भरोसा जागे। तो इसमें क्या परेशानियाँ आती हैं आप लोगों को? नहीं, अब जैसे देखिए, ये जो ऑल इंडिया सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली नेशनल इंटीग्रेशन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कोशिश ये होती है सरकार की कि एक राज्य का मूल निवासी किसी दूसरे राज्य में जाकर काम करे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो देश की विविधता में जो एकता है, उसको हम बरकरार कैसे रखें। तो इसलिए एक भाषा का चैलेंज आता है। और जैसे बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं पुलिसिंग में या आपकी ज़िंदगी में, वैसे एक भाषा सीखने का होता है। और हमने हिंदी सीखी, इंग्लिश सीखा, तो तमिल भी सीख लिया और तमिल भी आ गया। और सीखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पुलिसिंग का खासकर करियर जब आप शुरू करते हैं तो बिल्कुल ही फील्ड का काम होता है, जिसमें आपको भीड़ से बात करनी होती है। कई बार उग्र भीड़ होता है, उसको अपनी बात समझानी होती है। तो जब तक आप उनकी भाषा में बात नहीं करेंगे, संभव नहीं है। तो आप जिस काडर में जाते हैं वहाँ की भाषा पर अच्छा कंट्रोल तो ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी बनती हैं जब आपके बहुत नोन लोग आपके सामने होते हैं, तब क्या ख्याल आता है कि उस भीड़ में वो लोग भी शामिल हैं जिनसे आपकी मित्रता है, या जो आपसे मित्रतापूर्वक व्यवहार अपनाते रहें, आपके साथ उठते बैठते रहें, या आपसे मुलाकात करते रहें, तब आपके जहन में क्या आता है? कैसे निपटने की कोशिश करते हैं? तब काम बड़ा आसान हो जाता है। फिर आप मित्रता का हवाला देते हुए उन्हीं को अपना मैसेंजर बना लेते हैं कि भाई हम ये कहना चाहते हैं और आप प्लीज़ दूसरे लोगों को समझाइए, अपने लोगों को समझाइए कि हम जो बात कह रहे हैं वो जेन्युइन बात है, और आप अगर अपने तरीके से समझाइएगा तो भीड़ जल्दी समझेगी। तो हम अगर कोई भीड़ हैंडल करते हैं तो पहली जो कोशिश होती है वो ये होती है कि भीड़ में कोई अपना भी आदमी है या कोई जान पहचान का चेहरा हो, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। किस तरह के लोगों को डील करने में ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है? देखिए, भीड़ का जैसे एक क्राउड की साइकोलॉजी होती है, और क्राउड की जो मैच्योरिटी लेवल होता है वो लो होता है। तो भीड़ को हैंडल करने के लिए बड़ा सेंसिटिव होना पड़ता है। आप उनके साथ पहले तो एक डायलॉग इस्टेब्लिश करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, फिर उनका विश्वास जीतते हैं। जब आप उनका विश्वास जीतते हैं फिर वो आपकी बात को मानने को तैयार होते हैं। तो इस तरह से एक प्रक्रिया होती है क्राउड हैंडलिंग की, जो हमें
सिखाया भी जाता है, हमारे ट्रेनिंग के दौरान भी सिखाया जाता है और अपने एक्सपीरियंस से भी हम सीखते हैं। डॉक्टर करुणा सागर जी हमारे साथ मौजूद हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, अपने अनुभव को हमसे साझा कर रहे हैं। बिहार के जहानाबाद से आप ताल्लुक़ रखते हैं जी। एक जहन में आता है कि हम जिस मिट्टी से जुड़े हैं उसके लिए एक ख्वाब देखता है आदमी कि हम जब एक अधिकारी बनेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा कोई सपना या ऐसा कोई विचार आपके जहन में है जो आप करना चाहते हों, कर भी रहे हों, या फिर आपने एक ऐसा प्लान कर रखा कि रिटायरमेंट के बाद हम ऐसा ऐसा करेंगे? नहीं, हमारा प्लान तो है जी। और जहानाबाद की मिट्टी से हम बहुत गंभीर तरीके से जुड़े हुए हैं और छोटे स्तर पर, अपने स्तर पर अभी कुछ कुछ कार्य करने की कोशिश करते हैं और आगे भी हम जहानाबाद में काम करना चाहेंगे। एक रूरल एरिया है और वहाँ ज़रूरत है कि एक विकास की प्रक्रिया को गति दिया जाए, जो राज्य सरकार अभी कोशिश कर रही है, तो उसमें हम भी हाथ बढ़ाना चाहेंगे। आज बिहार कहाँ खड़ा है? जब आपने शुरुआत की थी आगे बढ़ने की और आज जब बिहार को देखते हैं, अपने इलाके को देखते हैं, तो क्या लगता है कि जिस ख्वाब के साथ बिहार को आगे बढ़ना था या जिस तेज़ी के साथ बिहार को आगे बढ़ना था वहाँ पहुँचा है, या अभी बहुत कमियाँ बाकी हैं, सुधार होने बाकी हैं? देखिए, परिवर्तन तो बहुत हुआ है, विकास भी हुआ है और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा सतत चलती रहनी चाहिए और हम चाहते हैं कि जो विकास की गाड़ी जो चल रही है उसको और गति मिले, उसके और आयाम हों और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे वहाँ के निवासी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले उससे। बिल्कुल, हम ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके अंदर एक कलाकार छुपा होता है, एक गीतकार भी छुपा होता है, एक लेखक छिपा होता है, एक साहित्यकार छिपा होता है। क्या है वो चीज़ जो आपके अंदर छुपी है और आपको लगता है कि उसे आप उभारना चाहेंगे? देखिए, मुझे किताबों को पढ़ने का बहुत शौक़ है और मैं लगातार किताबें पढ़ता रहता हूँ और एक बहुत ही वाइड जनर की चीज़ें हम पढ़ते हैं। हमें बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का काफ़ी शौक़ है। उसके अलावा जो आज की जो सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उससे जुड़ी किताबों को पढ़ने का शौक़ है। भविष्य में कोशिश होगी कुछ लिखने का काम भी करेंगे और ख़ासकर जो ज़िंदगी में जो कुछ सीखे हैं, जो कुछ पढ़े हैं, जो कुछ देखे हैं, उसको शायद लिख के भविष्य के लिए कुछ छोड़ जाएं, ऐसी भी इच्छा है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते बढ़ते हम बहुत इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हम पीछे पलटकर एक बार ज़रूर देखते हैं। कुछ ऐसी यादें जो आपको गुदगुदाती हों, कुछ ऐसे दोस्त जो आपको याद आते हों, जो लगता है कि आपको पुश करते रहें कि भाई जहां आप थोड़ा भी कमज़ोर पड़े हों, कहा है कि आगे बढ़ो? मेरी किस्मत बड़ी अच्छी रही है। बचपन से मुझे दोस्त बड़े अच्छे मिले हैं, चाहे स्कूल में हो। आज भी हमारे स्कूल का अपना लोयला जिसमें थे वहाँ 79 का व्हाट्सएप ग्रुप है और हम सभी जुड़े हुए हैं और देश विदेश में हमारे मित्र हैं स्कूल के और हम सब आपस में अपनी बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे का हौसला अफजाई करते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। वैसे ही कॉलेज में बहुत अच्छे मित्र मिले और उन लोगों से बहुत कुछ सीखने का मिला और जब भी ज़रूरत होती है, आज भी जब कभी लगता है कि कहीं फंस गए हैं तो पहली इच्छा होती है कि अपने दोस्त हैं उनको फ़ोन किया जाए, उनसे बात की जाए, उनसे अपनी समस्या को साझा करें ताकि उसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। कोई ऐसा पल जो आपको लगता हो कि यहाँ शायद मैं कुछ अलग निर्णय लेता तो बेहतर होता, तो कुछ किसी निर्णय पर भी कभी आपको डाउट रहा है जो आपको लगता है बाद में जब आपने याद किया हो और पीछे पलट कर देखा हो कि शायद निर्णय अगर कोई पलट कर लेता है, दूसरा निर्णय लेता जहाँ आप विचारों के जाल में फंस गए हो लेकिन वो निर्णय वहाँ सही नहीं कर पाए? नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है और जो भी निर्णय हुए, और ख़ासकर देखिए पुलिसिंग में आपको स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो लगभग हमारे सारे निर्णय सही रहे और फ्यूचर में भी देखे कि उन निर्णयों
का उनसे अच्छा सीख रहा। लेते हुए हाँ, कहीं ना बिल्कुल। कहीं आगे बढ़े जी। कि पिछला निर्णय से अगला निर्णय और बेहतर होता जी। चला गया आपका। चलते चलते एक सवाल ज़रूर आपसे पूछना चाहेंगे। समाज सेवा एक अधिकारी के रूप में आप करते हैं और बहुत किया आपने, बहुत दूर रह रहकर भी बिहार में लोगों तक मदद पहुंचाई। कोरोना काल में आपकी बहुत अच्छी भूमिका रही, सराहा लोगों ने, और आपकी मदद लोगों के बहुत काम आई। तो एक अधिकारी के तौर पर आप चेन्नई में थे और आपने बिहार की मदद की थी, तो कैसे उसमें सामंजस्य बैठाते हैं? क्या रहता है आपके जहन में कि कैसे मदद की जाए, और समाज सेवा की ये चस्का कैसे लगा आपको? देखिए, आप जहाँ से आते हैं वहाँ के लोग, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की समस्या को आप बाखूबी समझते हैं। और हमें एक दूसरा एक्सपीरियंस मिला तमिलनाडु से, जी और मैं शुक्रगुजार हूँ इस सिस्टम का जिसने मुझे तमिलनाडु जैसा काडर दिया, जी जिससे एक विकसित राज्य और वहाँ क्यों विकास होता है ये जानने का मौका मिला। तो जब वहाँ कुछ समस्या देखी, और हमारा एक ऐसा दोस्तों का एक ग्रुप बन गया जी जो हम सब लोग एक तरह से सोचते थे, और सबकी कोशिश यही थी कि जब अपने जगह पे अगर कोई दिक्कत है तो वहाँ कोशिश की जाए, अपनी कुछ पहल की जाए, ताकि एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सके वहाँ पे। बिल्कुल ठीक बात। चलते चलते हमारे दर्शकों को, नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नई पीढ़ी को ये बोलूँगा कि अगर आप करियर का चॉइस करते हैं तो अभी भी यूपीएससी और आईएएस आईपीएस जो ऑल इंडिया सर्विस है एक बहुत ही सेटिस्फाइंग करियर है, और इसके लिए ज़रूर कोशिश कीजिए, और आप कभी इसको रिग्रेट नहीं कीजिएगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको ज़िंदगी भर एक संतोष होगा कि आपने इस देश के निर्माण में अपना योगदान दिया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके अनुभव आपने हमसे साझा किए, और मुझे लग रहा है कि जो युवा देखेंगे आपका ये इंटरव्यू, जो देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए भी यही कहना चाहेंगे कि जब एक ख़ास और एक महान शख्सियत को देखा जाता है तो उसको देखते हुए, उनको फॉलो करते हुए एक इंसान जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जब हम एक मुलाकात किसी एक महान शख्सियत से करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रेरणा पता लगती है, हमें संघर्षों का पता लगता है, हमें ये पता लगता है कि किस रास्ते पर चलकर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और ऐसी ही हमारी कोशिश रहती है एक मुलाकात में। फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।